महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामि, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी के इस मंच पर हर दिन हम किसी विषय पर डिस्कशन करते हैं, उसी कड़ी में आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, किन्हीं कारणों से, संभवतः कोविड या लॉकडाउन की वजह से 2021 की भारत की जो जनगणना है वो तो न हो सकी, लेकिन पिछली जनगणना को यदि हम देखें, 2011 के जनगणना के आंकड़े, तो ये जानकारी मिलती है कि लगभग 72% जनसंख्या भारत की आज भी गांवों में निवास करती है। तो एक ऐसा देश जिसमें बहुसंख्यक लोग गांवों में निवास करते हो, जहां ग्रामीण जनसंख्या बहुसंख्यक हो, स्वाभाविक रूप से उस देश की सामाजिक दशा की बात करते हुए, उस देश की आर्थिक दशा की बात करते हुए, उस देश की शैक्षणिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करते हुए निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति का ध्यान उस ग्रामीण जनसंख्या की तरफ जाता ही है। और ये सवाल आज का नहीं, सैकड़ों सालों से बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन काल में जब जब हमारे समाज के लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे, जब जब उनके मस्तिष्क में अछूतों या आदिवासियों का ख्याल आया, तब तब उन्होंने इस मांग को, इस समस्या की तरफ बहुत ही पुरजोर ढंग से ध्यान दिया। और निश्चित रूप से वहीं से ये बात निकल के आती है, क्योंकि दो तरह की धाराएं हम आजादी के काल में देख रहे थे भारतीय राजनेताओं में। एक गांधी और उनके समर्थक लोग थे जिनकी ऐसी मान्यता थी, गांधी तो यहाँ तक कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यदि आप गांवों को खत्म कर देंगे तो भारत ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो गांधी और उनके समर्थक बहुसंख्यक कांग्रेसी लोग, उनकी ऐसी मान्यता थी, ऐसी धारणा थी। और निश्चित रूप से ये धारणा इस बात से मजबूत हुई थी क्योंकि उन्हें यूरोपियन कंट्रीज का विरोध करना था, वो जिसे पाश्चात्य सभ्यता कह रहे थे, शहरों की सभ्यता कह रहे थे, जहाँ पे बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण हो रहा था। दूसरी तरफ ये लोग गांवों के उद्योग धंधों की बात कर रहे थे, लघु उद्योगों की बात कर रहे थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। लेकिन इनके समानांतर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राष्ट्रीय फलक पर आना होता है, तब वे इस पूरी की पूरी बहस को, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भारतीय गांव जो है, हर गांव जो है दक्षिण अफ्रीका के जैसा है। और ये दक्षिण अफ्रीका वाला मुद्दा भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच में आता है। तो पहले मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, फिर हम आज के दौर में हम गांवों में जो समस्याएं देख रहे हैं उन पे बात करेंगे। तो हुआ दरअसल यूं कि एक बार नागपुर में भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे, पंडित नेहरू जो है, वहां एक हरिजन परिषद आयोजित की गई और वहां भाषण देने के लिए जाते हैं। और नेहरू ने उस हरिजन परिषद में ये बात कही कि अब अछूतों को अलग से कोई अधिकार देने की जरूरत नहीं है, उनमें बहुत से व्यापक बदलाव हो चुके हैं, इसलिए उन सभी लोगों को, अछूतों को अब समाज की मुख्य धारा में शामिल समझा जाना चाहिए। इसलिए यदि वो किसी अतिरिक्त अधिकार की मांग करते हैं तो ये मूर्खता जैसा होगा। ये बात जब पंडित नेहरू ने कही नागपुर की हरिजन परिषद में, और संयोग से उन्हीं दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे, तो बाबा साहब को भी अवसर मिला नागपुर के गांव में जाने का। और वो बात थी 25 दिसंबर 1952 की। तब गांव का नाम भी लिखा है कि बेलगांव जिले के निपाणी गांव में, साउथ महाराष्ट्र में, बाबा साहब जो एक जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां पर दो तीन बातें बहुत ही प्रमुखता से उठाते हैं। पहला जो बिंदु था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन दिनों में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के माध्यम से राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति उस वक्त बाबा साहब के भाषणों का केंद्र बिंदु था। और बाबा साहब कांग्रेस की तुलना करते हुए कहते हैं, क्योंकि समाज में भी दो तरह के लोग दिखाई दे रहे थे। एक वो थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से जुड़े हुए थे, दूसरे वे लोग जो अछूत थे,
दूसरे वे लोग एक ऐसा समूह है जो अछूत था, लेकिन कांग्रेस का हिमायती बना हुआ था, कांग्रेस की पक्ष ले रहा था। तो बाबा साहब इन्हीं विषयों पर बात करते हुए कहते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस भाषण में उठाते हैं, वो तो ठीक वही था कि उस विरोधी दल का हिस्सा बनकर आप समाज का भला नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहब कहते हैं कि मुंबई की 27 रिजर्व सीटों में से 25 रिजर्व सीटें ऐसी थी जिन पे एक जाति विशेष के अछूत लोग चुनकर आए, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी आदमी में ऐसा साहस नहीं था, ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो अछूतों की समस्याओं के बारे में विधान परिषद में बात कर सकें। उसके बाद में बाबा साहब एक और बात कहते हैं, गांवों में न रहने की बात। किस कारण से गांव उन्हें खराब नजर आते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि हमारी स्थिति गांव में अल्पसंख्यक लोगों जैसी है। जिस तरह से देश में मुस्लिम या ईसाई है, ठीक वही स्थिति गांव में हमारे लोगों की है। बहुसंख्यक लोग जो है तथाकथित उच्च जातीय होते हैं, और हमारे समाज के घर गांव में तुलनात्मक रूप से कम संख्या में होते हैं। ऐसे में जब कभी भी टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद में बाबा साहब अपने इसी भाषण में नेहरू की कटु आलोचना करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि मुझे लगता है कि नेहरू को ठाणे शहर के पागलों के अस्पताल में रखना होगा, क्योंकि इन्हें अपने देश के हालातों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो बात कर रहा है दक्षिण अफ्रीका के बारे में, वहां की रंग भेद नीति के बारे में, और वकालत करते हैं कि वहां के जो ब्लैक पीपल है अफ्रीका के, उनको भी व्हाइट लोगों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो जब आपको भारत में बैठकर अफ्रीका दिखाई देता है, वहां की रंग भेद की जो नीति है वो दिखाई देती है, निग्रोज पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं, तब बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत के तो हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, हर अछूत की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे अफ्रीका के निग्रो जैसी है, तब आपको ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं? और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ, एक उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर सा इतिहास से। कहते हैं कि पेशवा के सरदार बापूराव गोखले ने मुस्लिमों पर आक्रमण किया। उसमें एक महार व्यक्ति भी था जो उनका सेना नायक था या मुख्य लड़ाकू योद्धा था, जिसका नाम सिद्धनाक महार था। और चूंकि वो बहुत ही जाबाज योद्धा था, इस वजह से उनका जो तंबू था युद्ध के मैदान में, वो पेशवा सरदारों के बिल्कुल पास ही लगा करता था। लेकिन कुछ पेशवा सरदारों ने इस बात पे आपत्ति की कि आप अछूत होकर, महार होकर हमारे टेंट के पास टेंट कैसे लगा सकते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कि उन मराठों में या पेशवाओं में एक व्यक्ति था जिसका नाम हम्बीर राव था, और वो तुरंत खड़ा होता है और कहता है, भाइयों, ये कोई शादी का भोज नहीं है, ये वीरों का भोज है, युद्ध का मैदान है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमें इस युद्ध कोला में श्रेष्ठ लोग चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि इन तथाकथित उच्च जातीय लोगों को जब युद्ध लड़ना होता है, तब जाति आड़े नहीं आती है, लेकिन सामाजिक संबंध स्थापित करने में ये लोग भेदभाव करने लगते हैं। युद्ध के मैदान में इन्हें कोई एतराज नहीं है कि हम उनके दुश्मनों से लड़ते रहें, अपना खून बहाएं, अपना पसीना बहाएं और उनके लिए प्राण तक न्यौछावर कर दें, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बाबा साहब कहते हैं इसी भाषण में, और कहते हैं वही बात जो सरदेव बनते जी अक्सर हमसे साझा करते हैं, अपनी व्यवस्था निर्माण की बात। और वो बात इसलिए जरूरी थी क्योंकि फेडरेशन की स्थिति उस दौर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले में बहुत ही नाजुक थी। लेकिन तब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद की व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि जो लोग फेडरेशन छोड़ना चाहते हैं वे अभी छोड़कर चले जाएं, उनके लिए फेडरेशन में कोई जगह नहीं है। दो दो पत्थरों पर वे अपने पैर न जमाएं। फेडरेशन का पेड़ जल्दी फल नहीं देगा, उसमें फल देरी से आएंगे, लेकिन वे लंबे समय तक टिके रहेंगे। जो पेड़ जल्दी फल देता है, जिसमें जल्दी फल लगते हैं, वह पेड़ जल्दी मर भी जाता है।
इस प्रकार का पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए जिन्हें जल्दी फल चाहिए वे विरोधियों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ आकर खुद की अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वो मेरे साथ आए। तो इस तरह से वही बात जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि दूसरों की महल में जाओ तो अपनी झोंपड़ी को आग लगाकर मत जाना, कुछ ऐसा ही भाव बाबा साहब यहाँ भी कहते हैं। एक और स्टेटमेंट बाबा साहब के हवाले से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बनाकर पूरे देश में राजनीतिक चेतना का जागरण किया, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वो वाला सेंटेंस भी बाबा साहब इसी भाषण में कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे आप हर समस्या का ताला खोलकर उसका हल निकाल सकते हैं। राजनीति कोई ऐशो आराम और काला पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि राजनीति करने वाले व्यक्ति में ईमानदारी और नैतिकता का सद्गुण होना ही चाहिए। तो ये तो बात हुई आज के विषय पर कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात क्यों कही कि भारत के गांव जो हैं वो, उनमें भी दक्षिण अफ्रीका है, हर गांव अफ्रीका जैसा है। अब यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो 4-5 चीजें नजर आती है, और इससे आगे आकर ये तो इस जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम है उनमें मैं पढ़ रहा था तो ये लिखा हुआ था, और संभव है कि बहुत सी काट छांट की गई है, क्योंकि जो लोग अब इस वक्त छाप रहे हैं इन वॉल्यूम्स को उनकी नीयत ठीक रूप में चीजें पहुंचे ऐसी भी नहीं है, औपचारिकतावश ही छाप रहे हैं। तब अरुंधति राय की किताब आई थी, एक था संत एक था डॉक्टर, आप में से किसने पढ़ी हो तो, और वो एक और कोटेशन देती है बाबा साहब की अपनी किताब में, और कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर गांवों को अछूतों के लिए बुचड़ खाना कहते थे, और उनकी नजरों में उनकी मान्यता ऐसी थी गांधी के बिल्कुल विपरीत कि गांव किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, वो सांप्रदायिकता के केंद्र है, वो जातीय उन्माद के केंद्र है, वहां जातीय भेदभाव है, पग पग पर शोषण है, अपमान है, और ये सारी चीजें झेलते हुए यदि कोई अछूत गांव में रहना चाहता है तो उसके सामने दो ही विकल्प रहते हैं कि या तो जिस गुलामी में वह सदियों से जी रहा है उसको ढोता रहे, उसी परंपरागत काम को करता रहे, और या फिर यदि वो विद्रोह करने का साहस करता है तो निश्चित रूप से मौत ही उसकी नियति होती है। तो इस तरह से यहाँ तक कि शुरुआती दौर में संविधान सभा की बहस में हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जो पंचायती राज का ढांचा था, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात आई, इसके भी खिलाफ बात कर रहे थे कि ये भी किसी भी रूप में सफल नहीं होगी और अछूतों के लिए ये भी एक तरह से घातक सिद्ध होगी। तो ऐसी मान्यता बाबा साहब की थी पंचायतों के बारे में भी शुरुआती दिनों में, हालांकि बाद में उन्होंने उनका समर्थन किया। अब यदि व्यवहारिक रूप से हम देखें तो 3-4 चीजें नजर आती है गाँव में, क्योंकि जितने भी हम जैसे समाज सुधार की बात करने वाले लोग हैं जो किसी भी रूप में समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के सामने यदि वो ठीक ढंग से नियमित रूप से काम करते हैं तो ये सवाल जरूर पैदा होता है कि हम अपने सामाजिक या धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए किस जगह का चुनाव करें। हम शहरों में काम करें, शहरों की बस्तियों में काम करें, या फिर गांव में काम करें। और निश्चित रूप से जब भी हम शहरों की या गांवों की तुलना करते हैं तो गांव तुलनात्मक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, और 3-4 चीजें अलग है। गांवों का जो जातीय ढांचा है, हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि शहरों में जातीय भेदभाव नहीं है या वहां जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर भी जो 2-3 बड़े बड़े से अंतर है। एक तो जिस छुआछूत का प्रत्यक्ष सामना गांव के लोग करते हैं, चाहे वो खान पान के मामले में हो, लोगों से उधार लेने के मामले में हो, या फिर और किसी भी रूप में, चाहे सामाजिक दावतों का आयोजन जब जब किया जाता है तो अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि किसी उच्च जातीय व्यक्ति के घर पे 2 टेंट लगे हुए हैं, एक तथाकथित उच्च जातीय लोगों के लिए और दूसरा अछूत लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए। तो इस तरह की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। वहां उनके बर्तनों को छू लेने पर मारपीट की घटनाएं हो सकती है, बर्तनों को छूने की मनाही हो सकती है। तो ये तमाम चीजें इस तरह की होती है। तो एक नुकसान तो ये है कि वो जो प्रत्यक्ष जातीय भेदभाव गांव के लोग सहन करते हैं, निश्चित रूप से वो शहरों में नहीं होता है, उस रूप में नहीं होता है।
जातिवाद तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। दूसरी एक और गंभीर समस्या जो गांव के लोगों के साथ है वो ये है कि जिस आर्थिक शोषण की भट्टी में वो पिसते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक निर्भरता रहती है गांव के जमींदारों पर, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए, अपने आजीविका के साधन के रूप में कहें, या फिर जब कभी भी उन्हें किसी बड़े कारण से पैसों की जरूरत होती है तो वो गांव के जमींदारों का मुंह ताकते हैं। और ऐसे में न केवल एक व्यक्ति विशेष बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार उस जमींदार का एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाता है। और श्रद्धेय बंते जी अक्सर थिएटर में बात करते हैं इस विषय पर कि जुल्मी में और हम में जिन पे जुल्म होता है, इनके बीच एक रिश्ता होता है, भले ही जातियां अलग अलग हो, लेकिन एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता है कर्ज का रिश्ता, कि इस व्यक्ति ने इससे कर्ज लिया था। और एक बहुत ही लेटेस्ट सा उदाहरण मैं यदि आपसे साझा करूं, अभी साल भर पहले की बात है, जहां मेरी पोस्टिंग है जोधपुर जिले में, वहां एक तहसील है ओसिया नाम से। तो उस तहसील के गांव से एक खबर छपी पहले दिन अखबार में कि एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने का प्रयास किया। कारण नहीं लिखा हुआ था, कि कारण अभी तक पता नहीं चल सके हैं, ऐसी अनकंप्लीट सी खबर छपी। दूसरे दिन वो खबर फिर और विस्तार के साथ छपी और लिखा था कि जिस जमींदार के खेत में ये परिवार रहता था, उस जमींदार के बेटे ने इस लड़की के देह शोषण का या बलात्कार का प्रयास किया, और वो उससे हाथ छुड़वा कर भाग गई और फिर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने चली गई। मैं पढ़ते पढ़ते सोच रहा था इस बात को कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही है या फिर जमींदार का लड़का इस तरह की चीजें कर रहा है, तो ये लड़की उसी जमींदार के खेत में क्यों रह रही है। आगे एक बॉक्स में लिखा हुआ था कि मूल कारण ये था, और लिखा था कि उस लड़की के पिता ने आज से 10-12 साल पहले अपनी बड़ी बेटी का विवाह करने के लिए इस जमींदार से कर्ज लिया था। वो कर्ज जब तक उतरा नहीं था, इसलिए पिछले 10-12 सालों से ये परिवार उसी जमींदार के खेत में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है, और वो जमींदार इसकी माँ का यौन शोषण कर रहा है कई सालों से, और अब जमींदार का बेटा इसकी बेटी पे हाथ डालने को तैयार हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। और इसके बाद भी जितने भी लोग जमींदारों से कर्ज लेकर, अभी बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों की श्रृंखला में मैं और श्रद्धेय बंते धर्मप्रिय जी गंगानगर के कुछ गांवों में घूम रहे थे। तो एक गांव के पास से हम गुजर रहे थे, तो श्रद्धेय बंते जी ने बताया संयोग से उस गांव का नाम पढ़कर उनके याद में आया। तब उन्होंने कहा कि वर्षों पहले इसी गांव में मैं भी मजदूरी करने के लिए आया था, और यहाँ की एक घटना मुझे भी अच्छे से याद है कि मेरे साथ एक और लड़का मजदूरी कर रहा था जिसका नया नया विवाह हुआ था, और गांव के उस जमींदार के बेटे ने उस नव विवाहिता लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। जब उस लड़के ने विरोध किया तो वो सारे के सारे ढाणी से लोग इकट्ठे होकर आए और उस लड़के को ही पीटने लगे जिसकी जीवन संगिनी के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, और फिर उसे मार पीट के भगा दिया, उसकी मजदूरी तक नहीं दी उसे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आर्थिक चक्कर में, इस आर्थिक समस्या के समाधान की आस में जिस सामाजिक शोषण का शिकार दलित या छूत लोग गांव में आज भी हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत भयानक स्थिति है। शहरों में हो सकता है कि पुरुष काम करने जा रहे हैं, महिलाएं घरों में हैं, या फैक्ट्रीज में, कंपनीज में इस तरह की चीजें नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल विपरीत मिलते हैं। एक और खराब चीज जो गांवों की कमजोर स्थिति के बारे में इशारा करती है, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे दलित अत्याचारों के, आदिवासी अत्याचारों के, तो उनमें भी जो सबसे ज्यादा, सबसे भयानक जो अत्याचार है वो गांवों के दलितों पे हो रहे हैं। और इस तरह की दुर्दांत असहनीय घटनाएं घटित होती है। कुछ एक के अपवाद स्वरूप तो हमारे पास वीडियो आ जाते हैं, कुछ एक की तो ऑडियो क्लिप हम सुन लेते हैं, कुछ एक की तो फोटो हम देख लेते हैं, लेकिन उनके अलावा भी अनगिनत ऐसे अत्याचार होते हैं जो न तो कहीं पे रिपोर्ट किए जाते हैं पुलिस स्टेशन में, न वो सोशल मीडिया पे कहीं वायरल होते हैं। तो उन तमाम चीजों को देखकर ये बात समझ में आती है कि हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हम सभी लोगों को जो समाज के उत्थान की बात करते हैं, वे तमाम लोग जो किसी भी रूप में मिशन का काम करना चाहते हैं,
उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के रूप में अपने शहर के आस पड़ोस के गांवों का चयन करना चाहिए। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें, और जो गांवों में रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने गांवों में प्रयास करने ही चाहिए। क्योंकि गांवों को अकेला छोड़कर एक विसंगति जो मिशन के मामले में देखे, धर्म प्रचार करने वाले लोगों के में देखे, वो ये रहती है कि चूंकि धर्म प्रचार का काम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को संभालने का काम निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोगों के साथ एक खराब चीज ये है कि जैसे ही वो नौकरी में आते हैं वो अपने आप को शहर में सेटल कर लेते हैं। शहर में बसना निश्चित रूप से अच्छी बात है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि बहुसंख्यक अछूत लोग या तो अलग बस्तियां बसा ले पूरी तरह से, या फिर वो शहरों में चले जाएं। लेकिन अगर शहर में जाने के बाद हम भूल जाते हैं पीछे छूटे अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, गांव के उन तमाम अछूत दलित लोगों को जिन पे किसी न किसी रूप में अत्याचार हो रहा है, तब निश्चित रूप से ये बड़ी खराब चीज होगी, समाज के लिए भी, व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी। तो एक तो जब कभी भी हम इस बात की रूपरेखा बनाएं, इस बात की रणनीति बनाएं कि हमें काम कहाँ करना है, तब निश्चित रूप से शहरों के साथ साथ गांव भी हमारी प्राथमिकता में होने चाहिए। नहीं तो हमारा मिशन, हमारा धर्म प्रचार का काम गांव के कुछ एक क्षेत्रों में ही सिमट कर रह जाएगा, शहर शहर की कुछ बस्तियों तक ही सिमट कर रह जाएगा। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल 18 मार्च को आगरा में, वही जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगरा आगमन की स्मृति में हर साल धम्मभूमि द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी कार्यक्रम में आप सबको याद होगा कि सरदेव बंते जी के कुशल नेतृत्व में हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण की प्रतियां वितरित की थी, और सब लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण का वाचन किया था कि आओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आवाज में आवाज मिलाएं। उसी भाषण में 18 मार्च 1956 के भाषण में, उसके बल्कि शुरुआत में ही बाबा साहब यही बात कहते हैं कि मैं पिछले 25-30 सालों से राजनीति में हूं, और मैं जब राजनीति में प्रवेश किया था मैंने, तो अपने जीवन के 3 उद्देश्य निर्धारित किए थे। पहला उद्देश्य कि शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुल जाए, और बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस लक्ष्य को पूरा कर पाने में सफल भी हुआ हूं कि शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हैं। दूसरा लक्ष्य, अछूत लोगों को कुछ अधिकार मिल जाए, संविधान के बाद वो भी निश्चित रूप से मिल गए। लेकिन तीसरा जो उद्देश्य था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का, उस पर उस भाषण में भी बाबा साहब पश्चाताप करते हुए नजर आते हैं, और कहते हैं कि मेरा तीसरा लक्ष्य ये था कि गांव में जो सामाजिक भेदभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज के लोगों के साथ जितने भी प्रकार के उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान की घटनाएं होती है, उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस दिशा में अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाया हूँ। तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जिस काम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करने की इच्छा तो रखते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्या हम सब लोग मिलकर ठीक उसी पॉइंट पर आकर कि गांव की परिस्थितियों को ठीक से समझते हुए, वहां के हालातों को ठीक ढंग से समझते हुए, और वहां की जरूरतों का ठीक ढंग से आकलन करके, क्या हम अपने मिशन का विस्तार, अपने धर्म प्रचार के काम का विस्तार वहां तक कर सकते हैं? हालांकि मेरा अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से ये है उत्तरी राजस्थान में कि धर्मभूमि से जुड़ी टीम जब मैं देखता हूँ, उसमें सक्रिय लोगों को देखता हूँ, तो वो बहुसंख्यक लोग गांवों से ही आते हैं। हालांकि शहरों से भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे अनेक गांव हैं जहां से लोग गांवों से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से श्रद्धेय बंते जी भी इस मामले में साधुवाद के पात्र हैं कि जब जब राजस्थान में, खासकर उत्तरी राजस्थान में कार्यक्रम हुए, वो शहरों की बजाय बड़े बड़े गांवों में हुए। इसका भी एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि उन गांवों से ज्यादा लोग निकल के आए, ज्यादा लोग धर्म से जुड़े, और ज्यादा लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाने की उस ऊर्जा को महसूस किया, उसे अपने जीवन में लागू किया। तो निश्चित रूप से ये बात जब ठीक ढंग से सिद्ध हो जाती है कि गांव, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो बात कर रहे थे कि दलितों के लिए, अछूतों के लिए बूचड़ खाने की तरह है, तब निश्चित रूप से उन बूचड़ खानों से बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है, वो भी हम पढ़े लिखे लोगों की है, हम मिशन का काम करने वाले लोगों की है, हम धर्म का प्रचार करने वाले लोगों की है। और इस काम को हम सभी को प्राथमिकता से करना ही चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में आती है कि हम ये मानते हैं कि छुआछूत होता है प्रत्यक्ष रूप से,
आर्थिक आधार पर भी शोषण होता है। एक और खराब चीज जो गाँव में नजर आती है वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में भी दिखती है। आपको शहरों में बच्चों के साथ इस लेवल पे भेदभाव नहीं दिखेगा कि इन्हें अलग तरह के से ट्रीटमेंट किया जाए पूरी तरह से। कुछ जगहों पे पानी के मटके तक अलग रख दिए जाएं। और मैं जितना देख पाया राजस्थान में बहुत ही कम नए के बराबर ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ पे ये जो मिड डे मील की स्कीम चलती है, पोषाहार की स्कीम चलती है, इसमें खाना बनाने वाले किसी दलित महिला को रख दिया गया हो, किसी आदिवासी महिला को रख दिया गया हो। क्योंकि वहां पर भी जब सारी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं तब स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता इसी बात को दी जाती है कि कोई तथाकथित उच्च जातीय महिला स्कूल में आए और वो पोषाहार का भोजन पकाकर बच्चों को खिलाए। क्योंकि अगर किसी दूसरी महिला को रखा गया जिसे सामाजिक दृष्टि से हेय समझा जाता है, तब उसका कुपरिणाम ये निकलेगा कि तथाकथित उच्च जातीय बच्चे खाना खाने से इनकार कर देंगे या फिर किसी और रूप में वो उस बात को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस रूप में भी जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां पर भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला नजर आता है। और निश्चित रूप से ये बात फिर सिद्ध होती है बाबा साहब जो कह रहे थे कि आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी, संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी बहुत व्यापक बदलाव नहीं आए हैं। कुछ एक जिले हो सकते हैं जो ठीक ठाक प्रोग्रेसिव है, लेकिन जिन वेस्टर्न राजस्थान या साउथ राजस्थान की बात करें तो ऐसे बिल्कुल बहुत सी समस्याएं धरातल पे देखने को मिलती है, जहाँ पे गांवों के लड़के लड़कियां जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो भेदभाव झेलते हैं। और न जाने कितनी ही प्रतिभाएं कुंठित हो जाती है, कितनी प्रतिभाएं समय से पहले अपना स्कूल छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़कर, और अगर कोई बहुत संघर्ष करके पढ़ भी रहा हो तब भी समय समय पर हम चाहे डेल्टा मेघवाल की सांस्थानिक हत्या की बात करें कि दूसरे और जो समाज की प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे उनके सुसाइड की बात करें, तो वो चीजें भी समय समय पर सामने नजर आती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रत्यक्ष भेदभाव गांव के बच्चे झेलते हैं तो वो कम से कम शहरों के स्कूलों में तो नहीं देखने को मिलता। तो एक बड़ा कारण ये भी है। धार्मिक कारणों की यदि हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की धार्मिक समस्याओं की बात करें, तो वहां तो आपको निश्चित रूप से ये चीज नजर आएगी कि शहरों में हो सकता है कि चौराहों पे मंदिर बने हुए हो, वहां कोई दलित भी शीश झुका के चला जाता है और तथाकथित उच्च जातीय लोग भी। लेकिन गांवों में तो बिल्कुल ये चीज भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है। अभी राजस्थानी भाषा में मेरी ऑटोबायोग्राफी छप के आएगी, उसमें मैंने जिक्र किया इस घटना का। तो मेरे याद है कि तीसरी चौथी क्लास में गांव में मेरे घर के पड़ोस में ही एक बार हनुमान जी का जागरण हो रहा था और बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं भी पहुंच गया था वहां पे। लेकिन जब वो जागरण शुरू होने वाला था, वो शुरुआत में जब 5 भजन करते हैं, तब उस पड़ोसी ने कहा कि भाई तू अब तेरे घर चला जा, अब हमारा जागरण शुरू हो रहा है। और ये तीसरी चौथी क्लास की बात थी। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे जो दोस्त थे वो गांव में उस ऊंची कही जाने वाली जाति से थे, और स्वाभाविक रूप से उनके घर पे भी मेरा आना जाना रहता था कभी कभार। एक दोस्त की परिवार की कोई वरिष्ठ महिला जो है वो पुजारिन प्रवृत्ति की थी, लेकिन मंगलवार को ये वाला प्रसाद जो है मैं तुझे तो नहीं दूंगी, परिवार के सारे बच्चों को बांट दिया करती थी। मेरे दोस्त जो वहां बैठे हुए थे उनको बांट दिया करती थी, लेकिन मुझे, और साफ साफ बोलती थी कि तेरे को ये प्रसाद नहीं दे सकती मैं। तो इस तरह की कुंठाओं को, इस तरह के अपमानों को आप पल पल झेलते हुए बड़े होते हैं। फिर कितने लोग हिम्मत कर पाएंगे इस बात की कि हम इनसे जूझते हुए अपने समर्पण को, पढ़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखें और आगे बढ़कर कामयाब हो जाएं। न जाने कितनी प्रतिभाएं कुंठित हो जाती होगी और कितने ही लोग अपने अध्ययन को छोड़कर अपने रास्ते चेंज कर लेते होंगे, और जहां पहुंचना था, किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना था, उसकी बजाय खेतों में पहुंचकर मजदूर बन जाते होंगे, ईंट भट्टों पे काम करने लगते होंगे, किसी कारखाने में, छोटी फैक्ट्री में काम करने पे बाध्य हो जाते होंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें जो छोटे छोटे सामाजिक अपमानों से शुरू होती है। आप किसी के घर पे छाछ मांगने के लिए भी चले गए तो वहां पर भी वो छाछ जो कोई जमींदार अपने पशुओं को पिला रहा है वो आपको डालने से मना कर देता है। और आप देखते हैं कि इस घर की मालकिन जो है अपनी भैंस को तो छाछ पिला रही है बाल्टी भर के, लेकिन मुझे आधा लीटर छाछ नहीं डाल सकती है। तो वो तमाम चीजें जो हर
एक क्षेत्र पे कोई लड़का या लड़की और बड़े लोग भी सहन करते हैं, उन तमाम समस्याओं को झेलता हुआ गांव, राजस्थान के 70% लोग, पूरे देश में 70% गांवों में रहने वाले लोग, जितने भी दलित आदिवासी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे निश्चित रूप से हर एक दिन इस अपमान को झेलते हुए बड़े होते हैं। और तब बाबा साहब की वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है, बिल्कुल हकीकत लगती है कि भारत भले ही आप विकसित देशों की श्रेणी में करें, विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा करें और कितने ही मेट्रो सिटीज बना लें, लेकिन गांवों की दशा आज भी लगभग वैसी बनी हुई है। आज भी उसी तरह के अत्याचार, उसी तरह की उत्पीड़न की घटनाएं, और ये बिल्कुल कटु सत्य है। आप अपने चारों तरफ आंखें दौड़ाएंगे, नजरें दौड़ाएंगे, तो आपको भी नजर आएगा कि हम जितने दलित आदिवासी अत्याचारों के केस अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या फिर नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में देखते हैं, उसके 4 गुना 8 गुना ज्यादा घटनाएं घटित हो रही होती है, जो कहीं रिपोर्ट नहीं होती है, न अखबारों में न पुलिस स्टेशन में। अगर उन सबको जोड़ लिया जाए तो ये स्थिति और भयानक नजर आएगी। तो ऐसे में हम सभी को अपने सामूहिक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, और अंतिम बात मैं कहूं इस संदर्भ में, और ये बात भी बाबा साहब ने ही कही 1956 वाले भाषण में, कि रोटी से ज्यादा अधिक महत्व स्वाभिमान का है। तो क्या हम गांव के लोगों को ये बात समझा सकते हैं, या फिर वो उसी समझौतावादी परंपरावादी सोच को ढोते हुए, उसी शोषण की भट्टी में पिसते हुए काम करते रहे, निरंतर काम करते रहे। और कितने ही लोग छोटी छोटी बातों के लिए मार दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए अपमानित किए जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए पूरे के पूरे परिवार को सजा दी जाती है। तो यदि हम सच में अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सच्चा अनुयायी समझते हैं, और हम ये चाहते हैं कि समाज का सच में भला हो, तो निश्चित रूप से हमारे मिशन का दायरा, हमें अपने शहरों से बाहर निकलकर, भले ही हम खुद शहर में रहते हो, लेकिन हमें गाँव की तरफ रुख करना चाहिए। और गाँव में पीछे छूट रहे हमारे जो भाई बंधु हैं, जितने भी लोग हैं जो किसी भी रूप में शोषण का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो कि राजनीतिक हो, यहाँ तक कि जब सरपंची के चुनाव होते हैं तब भी हम देखते हैं कि अगर रिजर्व सीट आ जाए तब भी लोग हमें ही हथियार बनाकर यूज कर रहे होते हैं। तो उन तमाम चीजों पर पार पाने के लिए, उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों की सक्रिय सहयोग की जरूरत है, और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो धरातल पर जाकर काम कर सके और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उम्मीदों के हिसाब से इस समाज को नई दिशा दे सके, एक नव जागरण का काम कर सके, ताकि हम जब धम्म की बात करें, भारत को बौद्धमय बनाने की बात करें, तब निश्चित रूप से उन बहुत बड़ी जनसंख्या को पीछे छोड़कर इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में हमारी प्राथमिकताओं जो क्षेत्र है, वो निश्चित रूप से, भले ही हम बहुत दूर न जा पाए, आप अपने निकटतम गांव को देखें, या फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आप किसी ऐसे गांव का चयन कर लें जहां पे हमारे समाज के लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, क्योंकि वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहां ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। और बाबा साहब तो इससे आगे बढ़कर यहाँ तक कहते हैं कि जहां हमारे समाज के लोगों की संख्या कम है, या फिर वो बहुत कम संख्या में है, एक ही गांव में 2-4 परिवार ही रहते हैं, तो उन गांवों को, तो उन लोगों को माइग्रेट करना चाहिए उस गांव की ओर जहाँ पे दलितों की बहुत बड़ी संख्या हो, अछूतों की बड़ी संख्या हो, ताकि वो मुट्ठी भर की संख्या में रहकर उस गांव में तथा कथित उच्च जातीय लोगों के शोषण का शिकार न बने। तो आज के विषय पर इतना ही। बीआरसी ने मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद। मैं समय तो नहीं देख पा रहा हूँ कितना टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जवाब होंगे तो हम चर्चा कर लेंगे इस विषय पर आगे भी। तो आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।